डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब होंगे, जो अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होंगे और जो फैट्स एब्जॉर्ब होंगे, उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी हम साथ साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मेन साइकिल या पाथवेज हैं, उनको हम सीक्वेंस में डील करेंगे। तो पहला हम डील करेंगे ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिटिक पाथवे, दूसरा हम करेंगे क्रेब्स साइकिल और तीसरा करेंगे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। तो इन तीन को हम बारी बारी डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लाइकोलिसिस को। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसमें जो सबसे पहला पाथवे है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी होता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये दो ग्लाइकोस और लाइसिस। ग्लाइकोस जो है शुरू में ग्लूकोज को ग्लाइकोस कहते थे, इसलिए उसके ब्रेक डाउन को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब इसको ग्लाइकोस की जगह ग्लूकोज कहते हैं, तो नाम वही रहा ग्लाइकोलिसिस। उसके अलावा इसको इनके जो डिस्कवरर थे इस पाथवे के, एम्बुलन मायरहॉफ के नाम पे भी कहते हैं, एम्बुलन मायरहॉफ पाथवे। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की जब हम बात करते हैं, ये पाथवे जो है साइटोसोल में होता है। जो पाथवे है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है उसमें है ग्लूकोज को फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होना है। तो पहले स्टेप में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। और ये जो पहला जो स्टेप है इसके फर्दर 3 स्टेप हैं। फर्दर जो 3 स्टेप हैं इसमें, फर्स्ट में वो है फॉस्फोरिलेशन, वो है आइसोमराइजेशन और तीसरा फिर जो है वो है फॉस्फोरिलेशन। तो पहले स्टेप में ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन होगी, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसकी आइसोमराइजेशन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी फर्दर फॉस्फोरिलेशन होगी और हमारे पास फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बन जाएगा। दूसरा जो स्टेप है उसमें इस प्रोडक्ट की फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट की पहले तो क्लीवेज होगी फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट की, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा क्लीवेज के बाद उसकी आइसोमराइजेशन होगी। और तीसरा जो स्टेप है उसमें ट्राइयोज फॉस्फेट्स जो बनेंगे उनकी रिडक्शन हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकती है और फाइनल प्रोडक्ट पायरुविक एसिड जो है वो बनेगा और बीच में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इसको हम बारी बारी डील करेंगे। तो जो ग्लूकोज है इसकी फॉस्फोरिलेशन इसलिए होती है कि जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनेगा वो जो फॉस्फेट ग्रुप जो आयनिक फॉर्म में होगा वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ग्लूकोज एज सच जो है ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, लेकिन जब इसकी फॉस्फोरिलेशन होगी
तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आयनाइजेशन होगी फॉस्फेट की जो इसके साथ अटैच है ग्लूकोज के, वो आयनाइजेशन होने के कारण वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो साइटोसोल में ही रहेगा और वहाँ पे ये पाथवे जो है वो कंप्लीट होगा। तो ग्लाइकोलिसिस में पहला जो स्टेप है वो है फॉस्फोरिलेशन। तो पहले स्टेप में फॉस्फोरिलेशन होगी ग्लूकोज की। ये तो है ग्लूकोज, एटीपी ऐड होगी फॉस्फोरिलेशन के लिए। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एटीपी प्रोवाइड करेगी, खुद ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया तो मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, और एंजाइम जो है उसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज, क्योंकि जब भी एटीपी यूज़ होगी या ऐड होगी या सिंथेसाइज होगी उसको हम कहते हैं काइनेज, और मैग्नीशियम जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में एटीपी और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, और जो पहला स्टेप है फॉस्फोरिलेशन का वो हो जाएगा। यहाँ पे ये कार्बन नंबर 6 पे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं आयनाइज्ड फॉर्म में। तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो पहला जो है वो फॉस्फोरिलेशन हुई। उसके बाद जो सेकंड स्टेप जो है वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना उसकी आइसोमराइजेशन हुई। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसकी आइसोमराइजेशन हुई, और ये है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसकी जब आइसोमराइजेशन हुई तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसको कहते हैं फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज। तो इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन शुगर है, तो वो इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब ये इंटर कन्वर्ट होंगे तो ये बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये भी 6 कार्बन है, तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। जो अगला स्टेप है वो फिर फॉस्फोरिलेशन है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फोरिलेशन है, जिससे कि फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो है वो बन सके। तो इसको हम ओपन वाला लिख लेते हैं, कार्बन नंबर 1। तो ये हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और इसकी फॉस्फोरिलेशन जब होगी, तो फॉस्फोरिलेशन जब होगी तो एंजाइम होगा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, जिसको PFK कहते हैं, और ATP जो है वो होगी, मैग्नीशियम आयंस यूज़ होंगे और कोफैक्टर की तरह, और ये ADP जो है वो बन गई। क्योंकि ये ATP ने एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो फ्री किया, तो वो फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे ऐड होगा, और कार्बन नंबर 1 पे जब ऐड होगा तो ये बन जाएगा, ये मैंने आयनाइज्ड फॉर्म में रखा है, ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। तो ये हमारे पास ये पहला पार्ट जो है ग्लाइकोलिसिस का, कि जिसमें ग्लूकोज की कन्वर्शन
फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में है और उसमें 3 स्टेप्स होंगे। पहले तो ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन होगी जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। सेकंड स्टेप में आइसोमराइजेशन होगी तो उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। और तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में जब फिर फॉस्फोरिलेशन होगी तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना और ये जो बाईफॉस्फेट है इसकी क्लीवेज हो सकती है। अब जो सेकंड स्टेज जो है वो है कि पहले स्टेप में जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना था उसकी क्लीवेज होगी और क्लीवेज के कारण फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट 2 फॉस्फोट्रायोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इंटर कन्वर्टिबल है सेकंड स्टेज। और इसकी क्लीवेज होगी तो एंजाइम जो है वो है एल्डोलेज। क्लीवेज का क्या होगा, क्योंकि फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन है और कार्बन नंबर 1 और 6 पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो पहले 3 जो हैं वो एक हो जाएंगे कार्बन और दूसरे ये क्लीवेज होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ। अब जो 3 कार्बन एक तरफ हुए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो आया, ये पहले वाले कार्बन से लिया मैंने, ये सेकंड हुआ। अब यहाँ पे ये CHOH है तो ये वाला यहाँ आ गया तो ये बन गया CH2OH और दूसरा प्रोडक्ट जो बना वो बना CHOH और दूसरा 6 नंबर कार्बन वाला। तो एक कीटोनिक और एक एल्डिहाइड, एक एल्डोज है दूसरी कीटोज है। तो जो कीटोज है इसका नाम तो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये तो कीटोनिक है कीटोज है। और दूसरी 3 कार्बन शुगर जो है ये ट्राइयूजेस बने, ये है एल्डोज, ये है ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक कीटोज और एक एल्डोज। अब क्या होगा कि ये जो कीटोज और एल्डोज जो हैं, सेकंड जो स्टेज है, पहले तो ये इसकी क्लीवेज हुई 6 कार्बन की, तो एल्डोलेज की प्रेजेंस में तो हमारे पास 2 ट्राइयोज फॉस्फेट बने, एक एल्डोज है एक कीटोज। फर्दर जो मेटाबॉलिज्म होगा वो कीटोज का नहीं होता, वो एल्डोज का होता है। एल्डोज जो है और कीटोज जो है वो इंटर कन्वर्टिबल हैं। तो ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कीटोज है, ये आइसोमराइजेशन के कारण ये हो जाएगी कन्वर्ट ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। तो ये तो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ये है ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जो एंजाइम है इंटरकन्वर्टिबल है इसलिए ये रिवर्सिबल होगा। तो ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो ये सेकंड स्टेज ग्लाइकोलिसिस की हो गई। अब फर्दर मेटाबॉलिज्म जो होगा वो ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का होगा। तो ये जो 2 स्टेजेस हमने ग्लाइकोलिसिस में देखी उसमें कोई भी ATP जो है
वो जनरेट नहीं हुई, पर 2 ATP जो हैं वो यूज़ हो गई। अगर ऐसा चलता रहे तो जो सेल है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाएगा कि एनर्जी तो यूज़ हो रही है। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ATP यूज़ हुई। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना, वहाँ पे भी एक ATP यूज़ हुई। लेकिन इन में कोई भी ATP बनी नहीं, जनरेट नहीं हुई। तो अगर ऐसा चलता रहे तो जो इंडिविजुअल है, जो सेल है, वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाएगा। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए जो थर्ड स्टेज जो है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना, जब उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा, पायरुविक एसिड जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इस दौरान जो है एनर्जी जो है बनती है। और ये एनर्जी जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉस्फेट में है। तो ये जनरेट कैसे होगी ATP? तो अगला रिएक्शन जो है वो है डिहाइड्रोजनेशन का या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। उसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना उसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी। तो जो थर्ड स्टेज है उसमें जो पहला है वो है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की डिहाइड्रोजनेशन होगी और ये होगी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है NAD, वो रिड्यूस हो जाएगा। NAD जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये रिड्यूस हो जाएगा NADH और H+ में। और इसमें फॉस्फेट ऐड किया हुआ है तो हमारे पास बना 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। और क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कार्बन नंबर 3 पे एक फॉस्फेट ग्रुप था और इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होने से तो ये बन गया हमारे पास 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट या 1,3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अगर इसको हम आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ये PO3H2 बनेगा, तो वो फॉस्फोरिक एसिड होगा, तो वो बनेगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब हम एक चीज़ और ख्याल रखना, मैं 2 जगह मैंने बाई यूज़ किया है। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट और दूसरी जगह मैंने यूज़ किया है 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये हम बाई और डाई यूज़ कैसे क्यों करते हैं? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट ADP को हम बाईफॉस्फेट क्यों नहीं कहते और इन दोनों को हम बाईफॉस्फेट क्यों कह रहे हैं? बाईफॉस्फेट हम उन कंपाउंड्स में यूज़ करेंगे जिसमें जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक ही मॉलिक्यूल पर तो है लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली नहीं है। अगर ये ATP की बात करें हम तो एडेनिन, फॉस्फेट, फॉस्फेट और फॉस्फेट, तो अगर ये 2 हों तो ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बन गया क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो सीरीज़ में हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। और बाई यूज़ हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में पोजीशन जो है P की वो इसमें कार्बन नंबर 1 पे है और इसमें कार्बन नंबर 3 पे है, तो कार्बन नंबर 1 और 3 जो है वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, इसलिए हम उसको बाई यूज़ करेंगे और जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूटी में है वहाँ हम डाई यूज़ करेंगे।
अब ये जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बना, अब इसका जो फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा, पहले रिडक्शन होगी और फिर डिहाइड्रेशन होगी। तो इसको हम लिखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हो गया और इसमें जब रिडक्शन होगी तो ये NAD प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। तो पहला स्टेप जो है वो रिडक्शन का है, क्योंकि ये ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसमें जब रिडक्शन होगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो ये बना हमारे पास रिड्यूस्ड NAD और ये प्रोटॉन। तो रिड्यूस्ड NAD, NADH और प्रोटॉन H+। अब ये जो बना, ये बना हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। और जब इसमें जो सेकंड स्टेज थी वो फॉस्फेट की एंट्री जो थी वो है, तो जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, तो ये बन जाएगा 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो पहले डिहाइड्रोजनेशन हुई और फिर डिहाइड्रेशन हुई। तो ऑक्सीडोर रिडक्शन इसलिए हुआ कि जब भी ऑक्सीडेशन होगी एक सब्सटेंस की, तो दूसरा सब्सटेंस जो है वो अल्टीमेटली वो रिड्यूस होगा। जब भी एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, और एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा दूसरा सब्सटेंस। तो इसमें NAD जो है वो रिड्यूस हुआ और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हुआ। तो इसमें जो CHO ग्रुप था, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो था, वो ऑक्सीडाइज हुआ तो वो बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। CHO ग्रुप जो है वो COOH बन गया, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन हुई और NAD जो है वो रिड्यूस हो गया। और सेकेंड स्टेप में ये जो हमने वाटर डाला था, हाइड्रेशन की थी, इसकी हमने डिहाइड्रेशन की और फाइनल प्रोडक्ट जो हमने बनाया था वो था डिहाइड्रोजनेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट। अब जो सेकंड स्टेप जो है वो है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है उसकी कन्वर्शन होगी 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये जो 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है उससे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज होगा और ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। तो पोजीशन नंबर कार्बन 1 का जो फॉस्फेट है वो एनर्जी जो है वो बनाएगा, और जब वो एनर्जी बनाएगा तो कैसे बनाएगा, ये ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हुई और ये है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। और आपको पता है जब भी काइनेज होगा तो वहाँ पर मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है। तो ये फॉस्फोग्लिसरो भी कह सकते हैं और इसको ग्लिसरेट काइनेज भी कह सकते हैं। तो कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ATP बना दी, एनर्जी बनी, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये सेकंड आ गया। अब जो थर्ड है इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के कारण 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगला स्टेप जो है उसमें है कन्वर्शन ऑफ
3-phosphoglycerate या ग्लाइसेरिक एसिड इंटू 2-phosphoglycerate या ग्लाइसेरिक एसिड। 3-phosphoglycerate और इसकी कन्वर्शन जो है वो होगी 2-phosphoglycerate में। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है कि फॉस्फेट ग्रुप जो कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट था वो रीअरेंजमेंट के कारण वो कार्बन नंबर 2 पे चला जाएगा और कार्बन नंबर 2 का ये जो OH है वो कार्बन नंबर 3 पे आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 2-phosphoglycerate। इस एंजाइम का नाम जो है वो है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। इसमें क्या होगा, ये म्यूटेजेस जो हैं ये आइसोमरेजेस की क्लास में आते हैं। इसमें सिर्फ म्यूटेजेस में रीअरेंजमेंट होगी ग्रुप्स की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। तो इसमें जो हमारे पास फॉस्फो ग्रुप जो था 3-phosphoglycerate में कार्बन नंबर 3 पे वो रीअरेंज होकर शिफ्ट होके कार्बन नंबर 2 पे आ गया और ये बन गया 2-phosphoglycerate। अगला जो स्टेप है वो है 2-phosphoglycerate जो है ये एक एंजाइम इनोलेज जिसमें कि डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन का मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा। तो 2-phosphoglycerate से 2-phosphoglycerate से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एंजाइम को कहेंगे हम इनोलेज। अब इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल H और OH निकला और हमारे पास जो है वो CH2 COPO3 ये हमारे पास बना फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जिसको हम PEP भी कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो बन जाएगा। वहाँ पर हमारे पास फॉस्फोइनोल पाइरुवेट की जो कन्वर्शन होगी वो बगैर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनेगा पाइरुविक एसिड। पूछेंगे कि ये एक बार तो कहा गया कि ये फॉस्फोरिलेशन हुई जिससे कि ये मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज वाला वो बाहर ना निकल सके और उसकी मेटाबॉलिज्म हो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड तक। अब पाइरुविक एसिड जो है साइटोप्लाज्म में तो रह सकता है लेकिन जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे ये पाइरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A बनकर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। तो इसको फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उसको रिलीज़ करना पड़ेगा और जब ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ करेगा तो ATP बनाएगा। तो जो लास्ट स्टेप है वो है कन्वर्शन ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इनटू पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड। तो ये तो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एंजाइम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज। ATP यूज़ हो चाहे बने काइनेज आएगा। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज या PEP काइनेज। पहली कंडीशन मैग्नीशियम होना ज़रूरी है और इस केस में मैग्नीशियम के साथ पोटाशियम भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ADP जो है
उसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जो है रिलीज होगा पीईपी से, और ये तो बन जाएगा एटीपी, और प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा पायरुवेट। और इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये बन गया पायरुविक एसिड। हर सेल में जो NAD उसका और रिड्यूस्ड NAD का एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए। अगर वो NAD जो है वो रिड्यूस होके NADH प्लस प्रोटॉन बन जाए तो उसकी फर्दर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और डिहाइड्रोजिनेशन जो है अगर किसी स्टेप में होती है तो वो बंद हो जाएगी, क्योंकि NADH जो है रिड्यूस्ड NAD जो है वो कहीं यूज़ नहीं किया हमने। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, वहाँ पे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को हमने रिड्यूस किया, तो अब वो कहीं यूज़ नहीं हुआ, तो सेल में NADH रिड्यूस जो है वो बढ़ गया, NAD प्लस जो है वो कम रह गया, तो इसलिए डिहाइड्रोजनेशन वाला स्टेप नहीं हो सकता। इसलिए साइटोप्लाज्म में ही पायरुविक एसिड जो बना है लास्ट में, या पायरुवेट बना है, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, और वो जो NAD रिड्यूस बना है वो फिर रिकूप करेगा या रीजनरेट कर जाएगा। तो फर्दर मेटाबॉलिज्म जो है पायरुवेट का या पायरुविक एसिड का क्या क्या होता है, तो पहला जो स्टेप है उसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगी, तो एंजाइम हो गया डीकार्बोक्सिलेज। तो एंजाइम है ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, और डीकार्बोक्सिलेज का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी। एज पायरुविक एसिड लिख लेते हैं समझाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, क्योंकि एंजाइम जो है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है, तो पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने निकाली तो हमारे पास ये बच गया CH3CHO, और ये बना एस्टैल्डिहाइड। अब ये जो एस्टैल्डिहाइड बना, इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा, और जो रिड्यूस्ड NAD बना था, NADH प्लस प्रोटॉन H प्लस, वो यहाँ पर यूज़ होगा, और ये ऑक्सीडाइज होके NAD प्लस हो गया, और ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर जब आएगी तो ये बन गया CH3CH2 और OH, ये बन गया इथाइल अल्कोहल। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जब पायरुवेट की या पायरुविक एसिड की फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये इथाइल अल्कोहल बन गया, और ये बेसिस है अल्कोहल बनाने का, और इसको कहते हैं हम फर्मेंटेशन। तो जब भी फर्मेंटेशन होगी तो एंड प्रोडक्ट जो होगा वो इथाइल अल्कोहल होगा। तो ब्रूअरीज वगैरह में ये स्टेप जो है वो यूज़फुल है, जिससे कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होके पायरुविक एसिड बना, और उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म हुआ तो फर्मेंटेशन से दो एंजाइम्स हैं और इथाइल अल्कोहल जो है वो बन गए। दूसरा जो रिएक्शन पायरुविक एसिड का जो है वो है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। पायरुविक एसिड है, इसकी डिहाइड्रोजिनेशन होगी। एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और वही जो NAD रिड्यूस बना था
वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD+ में, और जो 2 हाइड्रोजन जो हैं वो कार्बन नंबर 2 पे ऐड होंगी, और जब ये कार्बन नंबर 2 पे ऐड होंगी तो बन जाएगा CH3, कार्बन CO है तो ये बन जाएगा CHOH, और तो ये बन गया तो लैक्टिक एसिड, और दूसरा फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल। जो थर्ड मेटाबॉलिज्म है पायरुविक एसिड का, उसमें क्या है कि एरोब्स जो हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, उसमें ये पायरुविक एसिड जो है ये पहले एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंटर करेगा तो वो सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल इसमें एंटर करेगा और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी।